नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रदान करेंगी 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। शाहरुख खान, विक्रांत मैसी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। अभिनेता मोहनलाल को दिया जाएगा प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में कई विकास कार्यों की करेंगे शुरुआत। गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की बड़ी मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच का दिया आदेश। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने की मामले की सुनवाई। प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार आज। राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने दी है असम पहुंचकर श्रद्धांजलि। और शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन। मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की आराधना। मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और इस समय कोलकाता से एक बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता में देर रात बादल फटने से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। और आपको बता दें कि बादल फटने के बाद बिजली का करंट लगने से 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बादल फटने से 248 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई है, जिससे पूरा शहर इस समय जलमग्न हो गया है। हावड़ा और सियालदह डिवीजन में रेल सेवा इस समय बाधित है। जगह जगह भारी पानी का जमाव देखा जा रहा है, लोग परेशान हैं। वहीं आज कोलकाता के तमाम स्कूल और कॉलेज को बंद रखा गया है। तो कोलकाता से ये बड़ी खबर, जहां भारी बारिश से हुए जल भराव के कारण एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बिजली का करंट लगने से अलग अलग इलाकों में 5 लोगों के मरने की यहां खबर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि कल से ही कोलकाता में भारी बारिश हो रही है और जिससे शहर इस समय पूरा जलमग्न हो गया है। स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। 248 मिलीमीटर बारिश अब तक दर्ज कर दी गई है। आज भी तेज बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कोलकाता की, जहां सड़कें इस समय जलमग्न हैं, घुटनों तक पानी भरा हुआ है। गाड़ियों के टायर इस समय पानी में डूबे हुए हैं। और कोलकाता से फोन लाइन पर हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, कोलकाता में इस समय भारी बारिश हो रही है और करंट लगने से 5 लोगों के मरने की भी खबर बताई जा रही है। किन किन इलाकों से ये खबर आ रही है? देखिए भावना, फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन पूरी रात जो अलीपुर मेट डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है कि जो क्लाउड बर्स्ट के कारण बारिश वो एवरेज 248, जैसे आपने बताया 248 मिलीमीटर की है और कुछ कुछ जगह पर ये 300 मिलीमीटर तक पहुंच गया है। सो स्थिति ऐसा है कि आज जैसे अभी ऑफिस टाइम में जनजीवन पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है और सिर्फ यही नहीं, कई जगह पे अस्पताल भी बंद रखना पड़ा क्योंकि अस्पताल में भी पानी घुस गया है। कई जगह पर इलेक्ट्रिक सप्लाई की तरफ से इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद किया गया है क्योंकि कई जगह पर, जैसे मैंने आपको बता रहा था, ये 5 लोगों की मौत आपने बता रही थी, तो उसमें दक्षिण कोलकाता से लेकर पश्चिम कोलकाता और पूर्वी कोलकाता हर जगह पे पानी में किसी न किसी तरह इलेक्ट्रिक सप्लाई की करंट रहने के कारण लोगों की मौत हुई है। और आगे जाके स्थिति किस तरह से काबू में लाया जाए इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये क्लाउड बर्स्ट के कारण 1978 के बाद ये 2025 में पहली बार कोलकाता में इस तरह की करीब 250 मिलीमीटर की एवरेज बारिश हुई है, जो बीच में मतलब 1978 के बाद मेट डिपार्टमेंट की कहना है ये पहली बार है कि 2025 में इतनी सारी बारिश एक रात में।
तो इसीलिए इसमें जो पानी निकालने की जो प्रक्रिया है कोलकाता कॉरपोरेशन और आसपास की, वो पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। और जगह जगह पर सियालदह साउथ डिवीजन में, हावड़ा डिवीजन में ट्रेन परिसेवा पूरी तरह से बाधित है। कई कई मेट्रो लाइन पे भी, जैसे लाइन पे और बाकी दो एक जगह पे मेट्रो सर्विस भी बाधित है, क्योंकि लाइन में पानी घुस चुके हैं। और तीसरी बात यह है कि मैं बताऊं, जैसे मैंने बता रहा था कि कई अस्पताल के आसपास पानी ऐसे जम गया है कि अस्पताल का जो इमरजेंसी सर्विसेज है, जो ऑपरेशन सर्विस, सर्जरी का सर्विसेज है, वो बंद रखा गया है। और ऊपर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी है, क्योंकि साथ ही साथ क्लाउड बर्स्ट के साथ ही तो आज भी जो तेज बारिश होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। एक लो प्रेशर बनी हुई है। हालांकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगातार काम कर रहा है कि कैसे इस जो जल भराव है उसको हटाया जाए और सड़कों पर सामान्य परिचालन शुरू किया जाए। ऐसे में प्रसन्न जी, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म 12वीं फेल को और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार कटहल को दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए और विक्रांत मेसी को 12वीं फेल के लिए संयुक्त रूप से दिया जाएगा। अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मोहनलाल को 2023 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहिब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभिनेत्री रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी बनाम नॉर्वे फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। सौम्यजीत घोष निर्देशित फ्लावरिंग मैन को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म पुरस्कार दिया जाएगा। हिंदी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिलने वाला है इस बारी कटहल को। साथ ही अन्य श्रेणियों में भी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को संयुक्त तौर पर शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए, वहीं विक्रांत मेसी को फिल्म 12वीं फेल के लिए सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 से। वहीं अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो रानी मुखर्जी को मिलने वाला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। और सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म की बात की जाए तो फ्लावरिंग मैन सौम्यजीत घोष दस्तीदार जो निर्देशक हैं उनको मिलने वाला है। आइए आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। इसी कड़ी में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग को भारत की सांस्कृतिक धरोहर से उठाकर विश्व पटल पर स्थापित करने की। पीएम मोदी के प्रयासों की वजह से आज योग स्वास्थ्य, शांति और मानव एकता का वैश्विक संदेश बनकर भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत कर रहा है। योग भारत की प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर का अभिन्न अंग है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य का माध्यम है, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन भी प्रदान करता है। योग का अर्थ है जोड़ना, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन। इसी भाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया, जिसे व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। ये किसी भी संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव को मिले सबसे अधिक सह प्रायोजकों की संख्या है। वर्ष 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाने लगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आयोजित किया गया। उस दिन 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे। एक तो 35,985 लोगों के साथ सबसे बड़ी योग कक्षा का और दूसरा सबसे ज्यादा 84 देशों के लोगों के शामिल होने का।
वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 135 देशों के प्रतिनिधियों के साथ पीएम मोदी ने योगाभ्यास किया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित सत्र को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे योग की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। 2025 में विश्व के 191 देशों में लगभग 1300 स्थानों पर 2000 योग कार्यक्रम आयोजित हुए। देश के साथ साथ विदेश में भी योग की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को मानवता को जोड़ने वाला सेतु कहा है। उनकी योग कूटनीति ने भारत की सांस्कृतिक छवि को मजबूत किया है और विश्व भर में सॉफ्ट पावर के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। विश्व भर में उनके प्रयासों की सराहना की जा रही है। हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत परंपरा जो योग के रूप में है, हजारों वर्ष पुरानी है। हम सभी थाईलैंड वासी 21 जून का इतना बेसब्री से इंतजार करते हैं। आयुर्वेद, योग और नेचुरल थेरेपी को इन्होंने विश्व के लेवल पर लाने का प्रयास किया और आज हमें देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जो योग का ये परचम लहराया है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। प्रधानमंत्री की योग कूटनीति से देश की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव भी पड़ा है, जिससे स्वास्थ्य, पर्यटन, आतिथ्य और फिटनेस उद्योगों में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में योग के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। और जैसे हम देख रहे हैं कि अब लाइफस्टाइल डिजीजेस हमारे गलत खान पीन, रहन सहन से, मानसिक तनाव बढ़ने से बढ़ रही हैं, उसमें योग जो एक आर्ट ऑफ लिविंग है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है और ये योग एक स्वस्थ शरीर का निर्माण करता है। आज योग केवल भारत की धरोहर भर नहीं रहा, बल्कि यह संपूर्ण विश्व का अमूल्य उपहार बन चुका है। न्यूयॉर्क से टोक्यो और पेरिस से जोहान्सबर्ग तक करोड़ों लोग योग को जीवन का आधार बना चुके हैं। योग ने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को दुनिया के सामने उजागर किया है और यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वास्तविक प्रगति केवल तकनीकी उन्नति में नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर और शांत मन में निहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर तमाम बड़ी हस्तियों ने प्रधानमंत्री से अपनी मुलाकातों के किस्से बताए हैं और पीएम मोदी की जीवन यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। डीडी न्यूज भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर तमाम मशहूर हस्तियों के संदेश आपके लिए लेकर आ रहा है। इस विशेष सीरीज एक नेतृत्व एक प्रेरणा में पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके साथ अपनी यादों को साझा किया है। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। I met Honorable Prime Minister for the first time when he was then Gujarat Chief Minister. This was during my 100th Test match in Ahmedabad. So I played it so happened that my 100th Test match was against Sri Lanka in Ahmedabad, and he was the chief guest felicitating me on my 100th Test match by the BCCI and also by Gujarat Cricket Association. So that was the first meeting, and he invited me and my family over to his residence in Gandhinagar. So that was very special. It was very private, so I had the good opportunity to interact with him during that period, and it felt as though I have come to someone who I have known for a long time to their house, and that's how he made us feel. So I think that's the speciality of Honorable Prime Minister. My family, my wife and my young son and children were there, so they were really comfortable, made comfortable in his house. I spent almost half an hour to 45 minutes with him, and after the interaction, he was a wonderful host. We felt really special because he literally came outside, dropped us till the car, and then bid goodbye. I mean, that to me is really fresh in my mind, and it's remained so for so many years, the kind of interactions that I've had with him. Being the Chief Minister of Gujarat, I've had many interactions. Then subsequently, when he became the Honorable Prime Minister of our country, even then I've had many interactions.
So every time it's been very personal. He recalls everyone's name in the family, he recalls my wife's name. And I think that to me is very special. And even here, when I met him in Bengaluru last year during the air show, he had come down, and some of our cricketers, friends were also there. And the interaction again was very similar. Spoke about cricket, spoke about how India has become a force in the international cricket arena. And I also spoke to him about a sport technology that I have developed, and I gave him a sticker, and I told him this is a part of the Make in India, Startup India program. And I'm as a startup, I'm also a part of that. So he was very happy, and he took the sticker with him. Someone who travels so much, meets so many people, has so many things to do in a day, yet he recalls every interaction that one has had, and that makes you very special whenever you meet him. The other interactions that I have had, officially once, whilst I was the vice chairman of the Karnataka State Wildlife Board, we went as a delegation. He was then the Gujarat Chief Minister. So we went to make a request for our Mysore Zoo, the Gujarat government, to give Karnataka the Asiatic lion to come from Junagadh Zoo. Whenever these kind of meetings happened, he was abreast of all the things that we would discuss, and he would himself point out, and I recall his knowledge on wildlife, on everything else, conservation. He was talking that. So you felt that it was not like there were other officers who were actually interacting. He was the one who was discussing all of that. Whenever there's an opportunity to congratulate the Prime Minister, I've always done that, and his office, the PMO, receives those calls and then conveys the message. If sometimes I get a call back, which is amazing. You don't even expect that, and it's wonderful to see that India is now grown in stature in the sporting world. Of course, cricket has certainly come a long way, but even other sports have come a long way. I'm really happy that we are hopefully hosting an Olympics very soon. I got to know that the Honorable Prime Minister mentioned about the incident in West Indies where I went and bowled with a broken jaw. He mentioned during his Mann Ki Baat, I think during the exam time for students, saying you need to be determined and you need to be focused, and irrespective of what pain one has, the focus needs to be on achieving your goal. I think that was the message that he wanted to give, and I was very honored when the Prime Minister of the country takes an incident in your career as an example to inspire young students. It felt really special. It was a very pleasant surprise. On my 50th birthday, my wife secretly reached out to a lot of people, cricketers, my cricketing colleagues, then some of my contemporaries who I played against, players from Australia, West Indies, England, so all my contemporaries. And then she also reached out to very important people in India. And I never expected that I would receive a personal letter from the Honorable Prime Minister. So it's a very special feeling to receive a personal note from the Honorable Prime Minister on my 50th birthday. And he's done quite a lot for Gujarat cricket. His knowledge, not just about the administration, but also about the game itself, about players. He would ask, so what is this player doing? Why is he not in this team? So those kind of questions really sort of amazes you, because someone who's so busy and he has a lot of other things to, more important things to handle, but yet he was still keeping track of what was happening in the cricketing world. Certainly makes you feel really nice about it. And the best part was, it's not just about reaching out or congratulating when teams win. I think what I've seen of him
is also when, in sport you have disappointments. It's not always that you go and get a trophy all the time. So even during those times, he's been with the sportsmen. And that to me is a very special feeling, because it's not just reaching out to athletes when they win. It's also about reaching out to athletes when those disappointments have happened in sport. And that has been the hallmark of our Honorable Prime Minister, where he has reached out to athletes. I think the confidence that an athlete gets when your Prime Minister calls or interacts just before an event, saying, come on, all the best, we are with you, the whole nation is with you, it gives you a tremendous boost in confidence. And he's done that consistently throughout. I've seen that, personally with me, and also with not just cricket, but also other sports. And that is very special, because when your Prime Minister, before any tournament, interacts with you, or whilst, like I mentioned, it's not just about congratulating athletes when they win, but also putting an arm on their shoulder when things don't go well is equally important. And we saw that when India lost to Australia in that final in Ahmedabad, in that 50-over World Cup championship in cricket. But immediately after that, he was in the dressing room putting an arm on the shoulder of players. And then we saw how India responded in the T20 World Cup, went on to win the World Cup. So I think these moments remain a lasting impression on players and on athletes as well. And with Khelo India coming through, like I mentioned, hopefully India will be able to win the bid for the Olympics in 2036, and that will be a very special feeling. And this is something that he's had as a vision from the start, whenever I've had those interactions with him. So it'll be a dream come true when that happens. Whenever you interact with him, I've always sort of kept that it resonates with the kind of person that he is that he makes you feel absolutely comfortable. You don't feel sometimes heads of state, head of the nation, you always are a bit nervous, but with him he makes you comfortable, gets very personal, he talks to you like any family member, and remembers all the meetings that you have had previously and goes back to those and sort of asks how has that progressed. So I think these kind of interactions certainly makes him very special, and the energy that he has, may he continue to have that kind of energy. I mean, nobody can really believe that someone can be so energetic with the kind of sort of time that he needs to give with running the nation. So it's wonderful to see him at the helm, and I wish him all the very best. न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज भी गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह गुजरात में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री गांधीनगर में इफ्को द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण करेंगे और स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद अमित शाह गांधीनगर के सर्किट हाउस में अहमदाबाद नगर निगम के विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद कलोल में प्रसादम भोजन रथ का उद्घाटन करेंगे। साथ ही कलोल नगर पालिका के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अमित शाह माणसा में कृषि उपज मंडी समिति के नए कार्यालय का उद्घाटन और सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। माणसा में ही सोनी सूर्याबेन ढायालाल स्कूल परिसर का भी शुभारंभ करेंगे। शाम को नवरात्रि के शुभ अवसर पर माणसा के बहुचर माताजी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वहीं गांधीनगर में केसरिया गरबा नवरात्र उत्सव में भाग लेंगे और सार्वजनिक गरबा उत्सव में शामिल होंगे। इसी के साथ न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे न्यूज़ पंच मेरी सहयोगी कृतिका के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।